सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9-10। दिस इज कुनाल। तो भाई आज ग्रेविटेशन की थर्ड क्लास होने वाली है हमारी, है ना। एनटीएससी की जो सीरीज हम चला रहे हैं ग्रेविटेशन के लिए, जो साइंस वाला पार्ट है वो मैं देख रहा हूँ, है ना। तो उसके लिए जो सीरीज आपकी चल रही है वो ग्रेविटेशन अभी करेंटली उसमें रनिंग है। तो हम ग्रेविटेशन की जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी अभी तक, हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट थी, जो भी चीज़ें थी सारी हमने कर ली, है ना। अब कुछ बातें थोड़ी सी हटके हैं, थोड़ी सी समझने वाली हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपके माइंड को अपने यूज करना पड़ेगा उनको, अगर समझना है तो। ठीक है, तो मेक श्योर कि अपना ब्रेन आप खोल के इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, बाकी काफी अच्छे बच्चे यार रिस्पॉन्स करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो देखो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं यार, वो चीजों को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं। बट अगर आप सीरियस नहीं हो भाई, ठीक है, अगर आप सीरियस नहीं हो, किसी को ये मत आप देखो ना कि कोई वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। जस्ट आपको अपने से मतलब होना चाहिए भाई कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सिंपल बात है, जो भी चीजें आज हम करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, जो भी चीजें होंगी, कोई भी बात हो आप तुरंत चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, मान लो लाइव नहीं लेक्चर्स, बट आप पूछ सकते हो, हम आपके साथ लेक्चर्स देखते हैं। ठीक है, आपके साथ ही लेक्चर्स देखते हैं। तो जो भी चीजें आप पूछते हो उसको हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करते हैं कि चीजें आपकी क्लियर कर दी जाए। जैसे कल बच्चों ने पूछा था ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, तो वो आज का टॉपिक है ही। ठीक है, वो आज के ही टॉपिक है, तो वो चीजें आज हम कवर कर लेंगे। बाकी अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम में पूछ लो, या फिर आप डायरेक्ट यहीं चैट बॉक्स में बोल दो, मैं उसको जरूर क्लियर कर दूंगा भाई। ठीक है, हमारी प्रायोरिटी कि आपके डाउट्स नहीं कोई होने चाहिए, तो हम प्रायोरिटी को पहले रखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अपनी जो भी क्लासेस हैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो चीजें आपको डेली का डेली समझ में आना चाहिए। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे भाई नए हैं, ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, तो आप अगर एनटीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपके लिए एक वेल अपॉर्चुनिटी है भाई कि आपके लिए फ्री क्लासेस चल रही हैं। 4 बजे मैथ्स की क्लासेस चलती हैं, फिर उसके बाद 6:30 बजे मैं यानी आपके सर कुणाल सर, है ना, साइंस पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आपके फिर से किशन सर बैक हो जाते हैं 6:30 बजे आपकी मैथ की क्लासेस लेके। ठीक है, बाकी अगर कोई आपको नॉलेज चाहिए कि क्या चीज़ें होती हैं एनटीएससी में, कितना पैसा मिलता है, कितना स्कॉलरशिप मिलती है, क्या चीज़ें, फुल डिटेल अगर आपको चाहिए, तो यू मस्ट हैव टू चेक आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक होगी आपके पास। प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें बना दी गई हैं, आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए बेटर है ना। जो भी न्यूज़ है उसके रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट है। अगर आपको वीडियोस देखनी है, वीडियोस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, और कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इन्फॉर्मेशन की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चेक करिए और इंजॉय करिए। ठीक है, तो देखो कल एक क्वेश्चन हमने अपना पेंडिंग में रखा हुआ था कि द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज हाफ, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो काफी बच्चों ने ट्राई किया, बट उन्होंने सही आंसर नहीं किया, है ना। वो जस्ट पुट करने में वैल्यू गलत कर देते हैं कि हाफ मतलब d/2 बोला गया है, हाफ बोला गया है, तो वो हाफ कैसे करते हैं। कल मैंने एक बच्चे का देखा था, वो ऐसे कर रहा है, हाफ डी। ठीक है, हाफ डी ऐसा कुछ कर रहा था, है ना। तो ये गलत है भाई, ये ऐसे नहीं बोला गया आपको। हाफ डी मतलब डी था, उसको डी को फिर हाफ कर दिया गया। ठीक है, ये किया गया। आप ये वाला कॉन्सेप्ट प्लीज मत लगाइए। ठीक है, थोड़ा सा मेच्योर बन के थोड़ी सी चीजें और अच्छे से सॉल्व करिए, राइट ट्रैक पे आओ। ठीक है, आप राइट ट्रैक पे हो भाई, बस थोड़ी थोड़ी चीजें आपको और अच्छे से करनी है। ठीक है, चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। बेसिकली जो भी हमारे प्रॉब्लम्स यार, पहले हम उनको प्रियोरिटी देते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे थोड़ी बहुत, है ना। देखो आपसे बोला क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज इज हाफ। ठीक है, जो डिस्टेंस है, दो मासेज है, मान लीजिए आपकी एक मास ये है, एक मास ये रखा हुआ है। ठीक है ना, तो पहले डी डिस्टेंस पे रखे थे, फिर बाद में आप इन दोनों को और डिस्टेंस कम करके d/2, ठीक है, हाफ डिस्टेंस पे रख रहे हो। मैंने ये चीजें बताई भी थी कल, ठीक है, उसके बाद भी आप गलत कर रहे हो। थोड़ी सी मेच्योरिटी लाओ। ठीक है, थोड़ी सी मेच्योरिटी अपने अंदर लाइए कि सीरियस एस्पिरेंट बनिए यार, आपको यही चीजें चीजें फिर आगे पढ़नी है। तो इसलिए अभी से अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे, अभी से चीजें फील करने लगोगे, तो बेस्ट होगा आपके लिए। ठीक है, चलो, तो द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे देखो एफ लग रहा था, तो एफ क्या था हमारा, जी एम। अगर सेम मास है, मान लेते हैं सेम मास है, तो g m² / d²। ठीक है, ये पहली बात। फिर इन दोनों के बीच में हो सकता है कुछ एफ डैश लग रहा हो। ठीक है, तो वो एफ डैश क्या हो गया, जी मास तो सेम है दोनों का, बट डिस्टेंस जो है हमने वो क्या कर दी, हाफ कर दी है, इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एफ आने वाला है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करिएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एफ। ठीक है, तो एक क्वाड्रप्ट इसका आंसर होगा। ठीक है,
काफी बच्चे बोल रहे हैं भाई कि 1/4, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, वो नहीं होगा, क्वाड्रप्ट हो जाएगा 4 टाइम्स। जो फोर्स इनिशियली लग रहा था उसके 4 टाइम्स फोर्स जब वो डिस्टेंस दोनों का हाफ कर दिया जाएगा तब लगेगा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो आप मतलब सीरियस एस्पिरेंट नहीं है ना। किशन सर ने आपको वीडियो भी रिकमेंड की है भाई कि आप जाइए सीरीज देखिए, तो सीरियस एस्पिरेंट बनिए, पॉजिटिव अप्रोच की तरफ चलिए, है ना। जो जो चीज़ें मैं वहाँ बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना, तो सारी चीज़ें आप करते चलिए। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम करने वाले हैं। जैसे काफ़ी बच्चे पूछते हैं भैया कि अगर हम अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है, थोड़े से अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, ठीक है, थोड़े से अगर सीरियस एस्पिरेंट हो, तो मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स आपका, आप सीरियस एस्पिरेंट हो कि नहीं। अगर हो तो लिखो भाई कि मैं सीरियस एस्पिरेंट हूँ, अगर नहीं हो तो थोड़ा सा अगर सीरियसनेस लाओ, क्योंकि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट होते तो आप बोलते कि भैया मैं अगर अर्थ सरफेस का मैंने ग्रेविटी पढ़ लिया, ठीक है, अर्थ सरफेस का पढ़ लिया, अगर अर्थ सरफेस के ऊपर जाऊं मैं, ठीक है, अगर अर्थ सरफेस के ऊपर जाऊं तो क्या कुछ ग्रेविटी चेंज होगी, या फिर अर्थ को मैं डिग करते हुए खोदते हुए अंदर जाऊं तो क्या ग्रेविटी होगी, ठीक है। आपके अंदर भाई ये चीजें आनी चाहिए। आस्किंग प्रॉपर्टी अपने अंदर की उभारिए, ठीक है, आस्किंग प्रॉपर्टी जो आपके अंदर बैठी हुई है उसको बाहर लाइए, तभी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो चलो इसमें बात करने वाले हैं किसी हाइट पे, एट हाइट h, ठीक है। मान लीजिए ये आपका अर्थ सरफेस है, रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले पेन का, ठीक है। ये आपको गिवन है कि ये आपका अर्थ सरफेस है, फिर अर्थ सरफेस से कुछ h हाइट ऊपर आपसे ग्रेविटी पूछी गई है, तो ए पॉइंट जो आपका है वो अर्थ सरफेस से कुछ h हाइट ऊपर है, ठीक है ना। तो आपसे बोला कि आप सरफेस वाली बातें तो कर लेते थे कि क्या होती थी भाई, जी इंटू एम ई, मतलब अगर आप किसी सरफेस की बात कर रहे हो, इस पॉइंट की बात कर रहे हो, तो जी अगर निकालना था आपको कैपिटल जी इंटू एम मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो आपको पता था भाई कि ये वाली डिस्टेंस हमारे अर्थ के सेंटर से रेडियस इतनी दूर है ना, ये वाली आपको बात पता थी। बट अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि उससे भी ऊपर जा रहे हो आप, ठीक है, आप उससे भी ऊपर जा रहे हो, तो दो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि एच आपका लगभग सिमिलर, ठीक है, बड़ा तो हो नहीं सकता, काफी लंबा हो जाएगा, लगभग सिमिलर हो आर के, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत छोटा हो। अगर 6400 किलोमीटर आपका रेडियस है तो हो सकता है ये 5000 किलोमीटर हो, ठीक है, या फिर आपका 1000 किलोमीटर हो। जब किलोमीटर में डिस्टेंस होगी इट मीन्स आपकी एडिंग कैपेबिलिटी आप कर सकते हो, दोनों को कंपेयर करके ऐड कर सकते हो। अब जैसे 6400 किलोमीटर में आप बोल दो कि 1 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए, तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। तो वही चीज़ है कि उसके उससे रिलेट करके, मतलब आप एक सिमिलर, जैसे किसी किलोमीटर को किलोमीटर में जोड़ोगे, थोड़ी बहुत वैल्यू में चेंजेस आते हैं, बट हो सकता है सेंटीमीटर जोड़ो तो वो फर्क ही ना पड़े। अब जैसे 1 किलो चावल में एक एक दाना डाल दोगे तो वो फर्क नहीं करने वाला है ना, नहीं तो रख के देख लेना, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं पहले सरफेस पे। तो सरफेस पे क्या होती है भाई, ये सरफेस जी ये हमारा कांस्टेंट है। देखो सबसे मजेदार बात हमको जी की लगती है भाई, आपको भी लगती है कि हर जगह कांस्टेंट है, ये सब छोड़ो, मैं 11th में जाऊँ 12th में जाऊँ, है ना, नेचर हमारा तेज होना चाहिए, हम शुरू से तेज थे तो लास्ट तक तेज रहे, ये इसका नेचर होता है, ठीक है। वही नेचर है कि यूनिवर्सल है, वो कहीं भी जाए वो सेम नेचर शो करेगा, वो बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको भी वही अपना नेचर रखना है भाई, कि किसी भी पॉसिबिलिटी, कोई भी सिचुएशन हो, सेम नेचर रखिए आप अपना, ठीक है। एक पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव अप्रोच, अगर सीरीज देखे होगे तो पॉजिटिव अप्रोच जरूर रखोगे, ठीक है। अब बात करते हैं किसी हाइट एच पे, है ना। अब जी तो सेम रहेगा भाई, मास ऑफ अर्थ भी नहीं चेंज होगा। चेंज क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, चलो कमेंट करो चेंज हो क्या रहा है। जैसे मैंने अगर आपसे बोला कि एच हाइट ऊपर, आप बताइए तो चेंज क्या हो रहा है भाई, बताओ। हम्म, बताओ कि चेंज क्या हो रहा है। आप देखो सेंटर से पहले वाले केस में यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक की कितनी थी, आर, बट आप एच हाइट और ऊपर चल चुके हो, तो आप क्या बोलोगे कि टोटल जो ए पॉइंट की डिस्टेंस है वो आर प्लस एच हो रही है ना, ये हो रही है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई किसी भी केस में कि एच हाइट ऊपर बताइए, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप, या फिर अगर आपको गिवन हो कि अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में बताइए, ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए कि अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में बताइए, आपको जी की वैल्यू दी हो, ये वाली वैल्यू दे दी गई हो, ठीक है, उससे बोला जाए उसके रिस्पेक्ट में बताइए, तब उसके रिस्पेक्ट में निकालने के लिए हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब डिवाइड करिएगा आप,
तो इतना तो आप 1 2 में पढ़े होंगे, है ना। ये चीज़ें यहाँ कट जाएंगी, तो GH मान लेते हैं, GH/GS करते हैं, ठीक है। GH/GS करते हैं अगर, तो ये क्या आने वाला है, आएगा R का स्क्वायर अपॉन R प्लस H का स्क्वायर, यही आएगा, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। अब इसको और थोड़ा सा चेंज करते हैं, आर स्क्वायर अपॉन आर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने कॉमन लिया, हमें ये चीजें मिली। अब आप जानते हो ये भी स्क्वायर आएगा ना, आर का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास चीजें बची क्या, ये बचेगा GH इज इक्वल टू GS इंटू 1 प्लस H/R की पावर -2। देखो मैंने कैसे किया, ये थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं, आपको हायर क्लासेस में ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। बट यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये वाला टर्म मैं यहाँ पे लाऊंगा मल्टीप्लाई करके, फिर ये वाला टर्म, देखो जब भी आप नीचे वाली क्वांटिटी को, ठीक है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाते हो, ठीक है, कभी भी किसी भी, जैसे मैंने यहाँ पे 1/R³ रखा है, ठीक है, इसको अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर में हम क्या करते हैं, माइनस पुट करते हैं। आइडेंटिटीज अगर आपने पढ़ी होंगी तो वहां पे चीजें आपको बताई गई होंगी, है ना। आइडेंटिटी इसीलिए बोला जाता है कि अब देखो, अब चीजें आपको समझ में आएंगी कुछ दिन बाद, ठीक है। अब चीजें आपको समझ में आएंगी कि मैथ्स आप पढ़ते हो, ठीक है, फिजिक्स पढ़ते हो, तो दोनों कैसे कोरिलेट होती हैं, है ना, दोनों कैसे कोरिलेट होती हैं, ये चीजें अब आपको समझ में आएंगी। तो देखो यहाँ पे ये आप समझ पा रहे हो, ये चीजें माइनस में कर देते हैं, वही काम हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो वही काम हमने किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है ना। अब थोड़ा सा ये हायर है कि भाई 11th में एक चीज पढ़ोगे आप आके, बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल आप जब 11th में आइएगा तब ये चीजें आप पढ़ोगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, जैसे ये सीरीज बनती है जो वहां पे आपको दिख रहा है, उसकी एक सीरीज बनती है। वो सीरीज बनने के बाद क्या आता है, जस्ट हम रिजल्ट के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। अभी आपकी काम की चीज नहीं बाइनोमियल। तो आप ये समझो कि किसी हाइट पे अगर आपसे पूछा जाए तो जी एक्चुअल जो सरफेस पे होता है 1 - 2 ऑफ H/R, ये होता है, ठीक है। ये हो जाती है वैल्यू आपकी अगर किसी सरफेस पे बोला जाए देन, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि आपका H जो होगा वो छोटा होगा काफी R से, ठीक है। बट अगर आपका R सिमिलर होगा तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, जैसे कंपेरेबल होगा, है ना, किलोमीटर में होगा, ऐसे चीजें होंगी तो आप कंपेरेबल वाला फॉर्मूला लगाइएगा। अगर ये वैल्यू आपकी H काफी छोटा होगा R से, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। दो फॉर्मूले आपके पास, अगर हाइट पे आपसे पूछा जाए किसी एट हाइट H, ठीक है, देन दो फॉर्मूले हैं। अगर हाइट आपकी कंपेरेबल है भाई, रेडियस से कंपेरेबल है, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, देन आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं डेप्थ वाली, ठीक है। डेप्थ वाली में कि अगर हम सरफेस से, ये सरफेस है हमारा, इससे कुछ यहाँ पे चले आते हैं, ठीक है, इतना नीचे d डिस्टेंस, ठीक है, मतलब पहले R थी, अब R-D हो गई, ठीक है। तो पहले R थी, सरफेस पे क्या थी, G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। बट अब क्या हो गई आपकी, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, B डेप्थ में, ठीक है, GD लिख देते हैं डेप्थ में। तो GME अपॉन R-D हो गई ना डिस्टेंस सेंटर से, तो ये हो गया R-D का स्क्वायर। समझ में आई चीज, समझ में आई बात, आई होप समझ में आ गई होगी कि R-D होता है, ठीक है। समझ में आई ना बात, अगर नहीं समझ में आई पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स, कि आपकी चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। चलो तो देखो पहले क्या था ना कि ये सरफेस पे हमने लिया, पहला सरफेस वाला कंडीशन था ये वाला। दूसरा वाला किसी डेप्थ डी डिस्टेंस हम नीचे खोद के चले गए, ठीक है, अर्थ खोद के चले गए हैं। तो पहले यहाँ थे इस पॉइंट पे, फिर अब पहुंचे हुए हैं इस पॉइंट पे जो ये आपका दिख रहा है, ठीक है। तो अब डी डिस्टेंस नीचे चले गए, जैसे यहाँ पे था मैं, ठीक है, यहाँ पे, तो ये टोटल H था। अब ऊपर से डी डिस्टेंस में यहाँ पे आ गया हूँ, तो अगर यहाँ से इस नीचे से मैं यहाँ की डिस्टेंस पूछूं, तो आप टोटल में से ये वाले डिस्टेंस माइनस कर दोगे, तो वही हमने किया भाई, टोटल में से ये वाले डिस्टेंस माइनस कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है आपका
कि अब जैसे यहाँ पे देखो, जब आप सरफेस पे थे, एक लेट मी इरेज, जब सरफेस पे थे आप, ठीक है, तो उस आपको इफेक्ट जैसे खींचने के लिए कितनी अर्थ कितना काम कर रहा था, टोटल अर्थ का एरिया काम कर रहा था, है ना, टोटल अर्थ का एरिया काम कर रहा था। मैं फिर से लिख देता हूं, ठीक है, जैसे आप अर्थ पे जब थे तो ये हो गया r माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ पे आप थे तो टोटल अर्थ का मास आपको रिस्पॉन्सिबल था अपनी तरफ खींचने के लिए। आप जानते हो कि सेंटर से खींचा जाता है आपको, अर्थ टोटल आपको खींच रहा था। आप यहाँ पे हो या फिर ऊपर कहीं पे भी, यहाँ वहां कहीं पे भी लाई करोगे तो टोटल अर्थ आपको खींच रहा था। बट आप जब अर्थ के अंदर डिग करके इस पॉइंट पे आ गए, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गए, तो जो ये वाला सर्कल दिख रहा है ना आपको, ये सर्कल क्यों बनाया गया, ऐसे ही ड्राइंग नहीं, अब बस इतना मास ही आपको खींच रहा होगा, ये इतने दूर वाला मास, ये वाला जो ऊपर बचेगा, ठीक है, ये बेकार होगा, ये आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा। ये जो उसके अंदर जो मास रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, आप सरफेस पे हो, वहां पे जो सर्कल बन रहा होगा उतना मास ही आपको खींच रहा होगा, ठीक है। खैर आपको अभी ये दो फॉर्मूले समझने नहीं है, बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी मैं चेक कर लूंगा तो मैं बाद में प्रूव करा दूंगा। बट अभी कुछ नहीं, आपको बस करना क्या भाई, यहाँ पे रो इंटू वॉल्यूम करते जाना है, ठीक है, इसको रो इंटू वॉल्यूम, ये क्या होता है रो, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज मास डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमें अभी इसकी जरूरत नहीं, खैर ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, बट अभी आप समझ लो कि बस यही चीजें हैं, प्रूफ इसके इसके थ्रू ही होता है आपका प्रूफ। बट आप जान लो किसी डेप्थ में हो आप, अगर आपसे पूछा जाए तो ये होगा, ठीक है, ये होगा, बट अगर रिस्पेक्ट में पूछा जाए जीएस के, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, 1 जीएस इंटू 1 प्लस, हाँ 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है, जीएस इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ये होती है आपकी किसी भी डी डिस्टेंस अंदर अगर आप पूछते हो ग्रेविटी, तो ये ग्रेविटी आपकी आती है, ठीक है। अगर आप डी अंदर आपसे पूछा जाए, ठीक है, डी अंदर, ये रेस्पेक्टिव नहीं कि आप कितना चल रहे हो, अगर डी अंदर हो, ठीक है, डी अंदर हो तो ये आपसे बोला जाएगा, तो आप ये चीजें कर लोगे। अब जैसे मान लेते हैं कि जब आप सेंटर पे हो, ठीक है, ये प्रूफ की देखो आपको जरूरत नहीं भाई, इसलिए मैंने नहीं कराया, बट आप बोलोगे तो मैं जरूर करा दूंगा। कुछ करना नहीं, बस ये रो इंटू वॉल्यूम चेंज करते जाना है, ठीक है। क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि मास यहाँ पे वेरी कर रहा है, जितना आप नीचे आ रहे हो, ठीक है, जितना आप नीचे आ रहे हो तो उतना मास ही रिस्पॉन्सिबल है आपको खींचने के लिए, तो बाकी का रेस्ट का मास आपके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। जैसे ये सरफेस था हमारा, यहाँ पे मैं था, ठीक है, अब बाद में इस पे आ गया, तो ये वाली जो एरिया है हमारी, ठीक है, ये वाली, ये यूजलेस हो गई। अब सिर्फ इसके अंदर वाली, सर्कल के अंदर वाली एरिया ही हमारे लिए मतलब, वही मास हमको अट्रैक्ट कर रहा है, बाकी अदर वाला मास हमें निग्लेक्ट करना है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे मास डेंसिटी का यूज करते हैं, ठीक है, कि जितनी मास हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है बस उतनी ही यूज करते हैं, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि सेंटर पे क्या होगी। अब सेंटर पे आप भी जान रहे हो भाई कि डी क्या होगा आपका, डी, आप देखो डी, बट यहाँ पे एक चीज जो नोटिस करने वाली है कि आप डी क्या बात कर रहे हो, डी जो ले रहे हो वो आप अर्थ सरफेस से कितना नीचे चले हो, ठीक है, अर्थ सरफेस से कितना नीचे चले हो वो वाली डी है आपकी। अगर आप अर्थ सेंटर से बात करोगे तो आर माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको माइंड में आप रखिएगा कि आप जो डी की वैल्यू पुट करते हो वो आप ऊपर से सरफेस से कितना नीचे चले हैं, ठीक है, ये माइंड में रखनी चीजें कि आप डी, ये जो डी की वैल्यू पुट करोगे वो आप अर्थ सरफेस से कितना नीचे चले हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है, कि वो अर्थ सरफेस से डिस्टेंस। अब अर्थ सरफेस से मान लेते हैं सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी, आर, तो सेंटर वाले केस में डी इज इक्वल टू आर हो जाएगी, तो जी सेंटर कर लेते हैं, जी सेंटर इज इक्वल टू जी एस इंटू 1 माइनस आर बाई आर, ठीक है, आर बाई आर, ये कट गया, 1 माइनस 1 हो गया 0, तो जो जी सेंटर पे वैल्यू आई वो क्या आई, 0, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं भाई कि जी सेंटर पे क्या होती है वैल्यू आपकी, 0। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तुरंत बोलो, ठीक है, आज नहीं मैं कल फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। मैंने सारी चीजें को दो बार एक्सप्लेन करी है ना,
कि सेंटर पे क्या हो गई 0, क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू क्या हो जाती है r, क्यों? क्योंकि सरफेस से हम नापते हैं डी, सरफेस से कितना अंदर चले, ये सरफेस से हम इतना अंदर चले हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो d इज इक्वल टू आर हो गई, ठीक है। तो d बाई आर 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0। तो देखो आप जब, एक मैं बता दे रहा हूं ये चीजें फॉर्मूले, आप जब सेंटर से अर्थ के ऊपर चलते हो तो सेंटर पे ग्रेविटी थी 0, यहाँ पे आके सरफेस पे क्या हो गई जी ग्रेविटी, आपकी ग्रेविटी हो गई g, ठीक है g। इसके ऊपर जब गए तो फिर ग्रेविटी आपकी क्या हो गई, घटने लगी, ठीक है, घटने लगती है ना। फॉर्मूला क्या होता है आपका, g इज इक्वल टू GME अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। और ये आप जान रहे हो नीचे वाली क्वांटिटी जब बढ़ती है तो उधर वाली वो क्वांटिटी क्या होती है, घटती है, स्मॉल जी, ठीक है। ये रिलेशन मैंने बताया हुआ है, अगर नहीं है तो मैं फिर से कल एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा इसके लिए, ठीक है ना, बट एक्सप्लेन कर दूंगा मैं चीजें। चलो इतनी बात समझ में आ गई कि आप सेंटर पे 0, अगर आपसे ग्राफ बोला जाए, ठीक है, अगर आपसे ग्राफ बोला जाए कि भाई ये ग्राफ बनाइए, सेंटर से अब ऊपर की तरफ चलते हैं आप, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अगर आपसे ग्राफ बोला जाए, ये मैं ग्राफ कुछ प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। सेंटर ये क्या है आपका, इधर क्या आप देख रहे हैं जी, इधर क्या है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। ये सेंटर से आप डिस्टेंस मान रहे हो, तो सेंटर पे आप क्या जान रहे हो, सेंटर पे तो वैल्यू आपकी क्या है 0, है ना। सेंटर पे आपकी वैल्यू 0, अभी आपने फाइंड किया था पीछे कि सेंटर पे वैल्यू 0, मतलब जब r की वैल्यू 0 थी, d की वैल्यू 0 r थी, या फिर x की वैल्यू 0 थी, जब सेंटर से हम चल रहे हैं तो g की वैल्यू भी 0। तो आप देखो स्टार्टिंग में जब h हाइट तक आप नहीं जाते हो, सरफेस तक नहीं जाते हो, ठीक है, सरफेस तक, तब फॉर्मूला क्या था हमारा, d इज इक्वल टू जी एस इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। देखो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी बढ़ रही है स्टार्टिंग में, फिर जब आप सरफेस पे जाते हो तो सरफेस पे ये वाली क्या है आपकी x इज इक्वल टू आर, मतलब ये सरफेस वाली कंडीशन है, ठीक है। ये सरफेस वाली कंडीशन है कि आप इधर से चलते गए, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो ये x इज इक्वल टू आर, ये x कहाँ से वेरी कर रहा है, यहाँ से, ये x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट था, ये x इज इक्वल टू आर वाला पॉइंट था, और a की बात करें x इज इक्वल टू आर प्लस एच, मतलब r से ज़्यादा। तो आप r से जब ज़्यादा जाइएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, आपको ऐसे ग्राफ मिलेंगे। अब मैं इसकी ग्राफ मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ग्राफ मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए कि जब वैल्यू आपकी, जब वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तब ये वाली ग्राफ बनती है, ठीक है। जब वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो भी स्क्वायर के, तब ये वाली ग्राफ बनती है, ठीक है। अगर g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता देन ये ऐसे बनता स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये कर्व ना होके ऐसा बनता। तो आप देखेंगे तो r प्लस एच, तो g अगर सरफेस के ऊपर बात करें तो ये GME अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये देखो r प्लस एच, ये डिस्टेंस, हमें यही डिस्टेंस टोटल लेनी, इसका होल स्क्वायर है ये वाला, तो इसके लिए ये ग्राफ बनेगा। समझ में आई बात। चलो अब बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो देखो पोटेंशियल आप किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक है, किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में, आप अर्थ की बात कर रहे हो, किसी प्लेनेट की बात कर रहे हो, ठीक है, किसी भी प्लेनेट की, तो आप जानते हो कि हम इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड डिस्टेंस पे किसी भी अर्थ का, ठीक है, किसी भी अर्थ का जो ग्रेविटी होती है, ठीक है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, जो उसका फील्ड होता है भाई कि इस फील्ड में आप अट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। जैसे आपका रेंज क्या है, आपका रेंज है कि भाई आप खींच सकते हो किसी आदमी को एक पर्टिकुलर रेंज में, जैसे आप अपने घर के आसपास ही लड़कों को मार सकते हो, अपने गांव से बाहर जाके कहीं और नहीं अपनी शैतानी दिखा सकते हो, है ना। तो वो आपकी रेंज क्या है, आपका विलेज। बट अगर आप बात कर रहे हो कि आपसे बोला जाए आपका विलेज है कहीं बनारस में, ठीक है, जैसे हम लोग बनारस में, अब लखनऊ में क्या हमारी रेंज है, बिल्कुल नहीं है, है ना। तो वही रेंज एक पॉसिबल रेंज होती है किसी भी प्लेनेट की, किसी भी अर्थ सरफेस की बात, अर्थ की बात कर लो या फिर मार्स की बात कर लो, तो उसका एक रीजन होता है, जिस रीजन में बॉडी को अट्रैक्ट कर पाता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, वो फील्ड है उसका जिसमें वो बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है। अब वो इनफाइनाइट पे
अब बहुत दूर की बात कर लोगे भाई तो जैसे मेरे लिए लखनऊ हो गया है ना, मेरे लिए वो बहुत दूर है, तो वहां पे मेरा कोई फील्ड नहीं है ना, मेरे कारण तो कोई फील्ड नहीं होगा, तो बहुत ही कम होगा, बहुत ही निग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो वही बात, किसी भी बॉडी के कारण अगर आप बोल दोगे इनफाइनाइट पे, तो ग्रेविटी क्या होगी उसके कारण, जीरो, ठीक है। अब वो क्यों होती, क्योंकि आर प्लस एच जब बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी तो वो उसको पुश कर देगी जीरो की तरफ। हमने ग्राफ भी देखा था, है ना, ये वाला ग्राफ भी देखा था हमने कि जी की वैल्यू घट के कहाँ तक आ रही है, जीरो के आसपास आ रही है ना भाई। तो वही बात, किसी भी फील्ड में आप पोटेंशियल देखते हो कि किस पोटेंशियल से आप खींच सकते हो, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, आप कोई भी यूनिट बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी, कोई भी एक छोटा सा मास, ये पहले कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, ठीक है, बहुत ही एक छोटा सा मास है, यूनिट मास बोल सकते हो, चार्ज टेस्ट मास बोल सकते हो, कुछ भी, ये किसी इनफाइनाइट पे रखा हुआ था, हम इसको किसी डिस्टेंस x पे लेके आते हैं, किसी एक बॉडी मान लेते हैं, कोई बॉडी है, ठीक है, बॉडी, इस पे रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसका कुछ इधर फील्ड होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में हम बात कर रहे हैं कि x डिस्टेंस बाद इसका पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। तो हम x डिस्टेंस बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये कैसे निकालते हैं, कैसे जानते हैं ये होता क्या है, तो हम जो किसी एक यूनिट मास को, ठीक है, हमने कैसे इसको वेरीफाई किया, कैसे इसको प्रूव किया, हमने कहा कि एक छोटा सा टेस्ट मास लिया जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, उसको स्लोली स्लोली पुश करके हम एक्स डिस्टेंस तक लेके आए, ठीक है, एक्स डिस्टेंस तक लेके आए, तो जो हमारा पोटेंशियल हम उसको v से डिनोट करते हैं कि इसके कारण जो पोटेंशियल, तो उस मास को वहां से लाने के लिए जो वर्क डन किया, ठीक है, पर यूनिट मास, जो मास था, यही हमारा क्या हो जाता है, पोटेंशियल, ठीक है। ये वर्क हमने किया इस बॉडी को यहां से यहां लाने के लिए, आप किसी भी बॉडी को कहीं से कहीं करते हो तो कुछ वर्क करते हो, आप जरूर करते हो, तो हम इन्फिनिटी से यहां लाने के लिए विदाउट चेंजिंग द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है आपका, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है भाई, कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट, विदाउट चेंजिंग द एक्सेलरेशन, हम अगर इन्फिनिटी से एक टेस्ट मास को किसी भी पॉइंट पे लाते हैं तो उसके लिए जो वर्क डन हम करते हैं पर यूनिट मास, ठीक है, पर यूनिट मास जो वर्क डन हम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। समझ में आई बात, ये पोटेंशियल क्या है भाई, उस बॉडी का पोटेंशियल है उसको खींचने का, ठीक है, वो कितना अट्रैक्ट करेगा वो पोटेंशियल डिसाइड करता है, उस फील्ड में उसका कितना पोटेंशियल है उस पॉइंट पे, वो कैसे आप फाइंड आउट करते हो, वाया दिस, ठीक है, वाया दिस। समझ में आई बात, चलो अगर ये बात समझ में आई तो आगे हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड विदाउट एक्सेलरेटिंग, ठीक है, एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो आप, है ना, इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था आपका, कांस्टेंट नहीं होके भाई जीरो था, ठीक है, हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट थी आपकी, तो क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। समझ में आई बात, चलो, मतलब आप इन्फिनिटी पे जब फील्ड ही नहीं है, फील्ड ही नहीं है, जब पोटेंशियल आप कहाँ बात करते हो, फील्ड में बात करते हो, ठीक है, जब फील्ड होगी, अट्रैक्टिवनेस होगी, तभी आप बता पूछोगे ना किस पोटेंशियल से वो खींच पाएगा, उसकी क्षमता कितनी खींचने की, है ना भाई, जब क्षमता ही नहीं, जब उसका फील्ड ही नहीं है, वहां खींच ही नहीं पाएगा तो उसकी क्षमता हो ही नहीं पाएगी ना। आप जैसे मैं बोलूं अगर कि इस फील्ड में मैं तुमको पीट सकता हूँ, तो मेरी पीटने की कुछ कैपेबिलिटी होगी, हो सकता है मेरे घर के जितने पास होगे उतना ज्यादा पीटोगे तुम, है ना, पिटोगे, पीटोगे नहीं पिटोगे, ठीक है, हाँ, एसेंट अलग होना चाहिए बोलने का, पीटोगे नहीं पिटोगे, है ना, अगर ज्यादा दूर हो तो थोड़ा कम पीट सकते हो, तो वही बात है, पोटेंशियल कितना है उसको खींचने का, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव। अब ये निगेटिव क्यों होता है, ठीक है, ये प्रूफ में आपको पता चल जाता है, बट आपको अभी रिमेम्बर रखना है कि वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, इसलिए आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, कि पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव, समझे। चलो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर लेते हैं हम, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है, जैसे देखो आप जब बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, V इज इक्वल टू GM बाई R, ठीक है, जैसे इस बॉडी, ये कोई बॉडी है हमारी, है ना, ये कोई बॉडी है हमारी, अब इससे R डिस्टेंस पे, R मान लो, X मान लो, कुछ भी,
अगर आपसे इस बॉडी के कारण पोटेंशियल पूछा जाए तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ, माइनस ये चीज आपको भूलनी नहीं है, ठीक है, माइनस ऑफ जी इंटू एम इंटू आर, ठीक है, ये होगी वैल्यू आपकी। अब इसका प्रूफ नहीं, आपको अभी जरूरत नहीं, बस इतना रिक्वायरमेंट आप समझ लीजिए। अगर प्रूफ जरूरी होता तो मैं जरूर बता देता, ठीक है, बट अभी आपके लिए प्रूफ जरूरी नहीं है। प्रूफ आपका बस वही वर्क डन वाले फॉर्मूले से होता है ना, मैं हिंट दे रहा हूँ वर्क डन वाले फॉर्मूले से। तो आप ये जरूर याद रखें कि किसी भी कारण अगर अर्थ होगा तो ये मास ऑफ अर्थ होगा, ये जो भी डिस्टेंस होगी, ठीक है। अगर एच हाइट पे आर प्लस एच रख लेंगे आप, अगर एच हाइट अंदर है तो आर माइनस डी रख लेंगे, ठीक है, वो आपके ऊपर है। बट आपकी जो पोटेंशियल होती है वो निगेटिव होती है, जी एम बाई एक्स कर लेते हैं आर की जगह। अगर कोई भी एक्स डिस्टेंस पे आपसे पूछा जाए किसी बॉडी, आप जानते हो कि बॉडी के सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं भाई वो बॉडी के सेंटर से लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सरफेस से आपको एक्स अगर दिया हो, आप ये चीजें माइंड में रखिएगा कि सरफेस से एक्स डिस्टेंस बाद नहीं भाई, ठीक है। अगर ये गिवन है तो आप यहाँ पे टोटल आर प्लस एक्स पुट करिएगा हमेशा, है ना। सरफेस वाले डिस्टेंस नहीं आपको लेनी है, आपको लेनी क्या है, हमेशा सेंटर से डिस्टेंस। तो ये क्या होता है, जी एम बाई एक्स स्क्वायर, ये कहां से डिस्टेंस है, फ्रॉम सेंटर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम ऑर्बिटल स्पीड। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप पूछिएगा। अब कमेंट करो, ठीक है, कितनी चीजें आपको समझ में आई अभी तक। अगर नहीं समझ में आई है ना, अगर नहीं समझ में आई है तो आप बता दीजिए अभी, ठीक है। चलो देख लो भाई, पसीने पसीना हो गया हूँ, है ना, लेक्चर बनाने के लिए आप लोग के। चलो, ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल स्पीड। अब देखिए, इसको समझने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, सर्कुलर मोशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दे रहा हूं, ठीक है। ये चीजें मैंने बताई हुई हैं, अगर आप सर्कुलर मोशन पढ़े हो वेल एंड गुड, वेरी गुड, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हो तो तुरंत जाओ, ठीक है, अभी नहीं, मतलब अभी ये लेक्चर देख लो या फिर अभी स्टॉप कर लो, ये वाला पार्ट ना देखें आप। अभी जाके पहले सर्कुलर मोशन अच्छे से पढ़ के आइए, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिएगा, तब चीजें ज्यादा समझ में आएंगी आपको। जैसे आप सैटेलाइट जानते हो, सारे लोग सैटेलाइट जानते हो, है ना। वो कुछ अर्थ के कुछ डिस्टेंस बाद, जैसे हो सकता है 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, या फिर किसी एक फिक्स डिस्टेंस बाद वो रिवॉल्व करती है, आपको डेटा भेजती है ना। हो सकता है कोई फिक्स फाइनाइट डिस्टेंस हो, मान लेते हैं एच डिस्टेंस बाद वो है सरफेस से, एच डिस्टेंस ऊपर कोई सैटेलाइट हमारी। अब आप जानते हो कि हम जो भी ऑर्बिट लेते हैं, कि हमारे अर्थ के सरफेस में जो भी ऑर्बिट है सोलर सिस्टम में, वो कैसी होती है, सर्कुलर। ये जो ऑर्बिट लेते हैं, जो पाथ लेते हैं, जिस पाथ पे हमारा सैटेलाइट घूमता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ है और ये घूम भी रहा है, तो आप जान रहे हो कि इसके कुछ यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन होगा, विच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो क्यों होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, उस सरफेस, उस पाथ में, उसको सर्कुलर पाथ में उसको रिवॉल्व करने के लिए। यही एक छोटी सी बात है जो आपको ये डिस्क्लेमर बताता, अगर आप पढ़ते सर्कुलर मोशन। जैसे हम बोलते हैं कि भाई सैटेलाइट हमारी क्या कर रही है, उस ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है, सैटेलाइट हमारी उस ऑर्बिट में घूम रही है। तो आप बोलोगे कि ऑर्बिट सर्कुलर है अगर, तो वो गिर क्यों नहीं जाती, अर्थ के सरफेस पे क्यों नहीं चली जाती, वो वहां पे घूमने क्यों लगती है भाई, है ना। आप पूछोगे, ऑब्वियस सी बात है कि वो सरफेस, अर्थ क्या है हमारा, अट्रैक्ट करता है उसको, तो वो गिर क्यों नहीं जाती, है ना। आप अगर पूछो, थोड़े से सीरियस हो गए तो आप पूछोगे कि क्यों नहीं गिर जाती, है ना। तो सर्कुलर मोशन कभी भी होता है तो वहां पे उस पाथ में बनाए रखने के लिए, ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है उसको उस पाथ में बनाए रखने के लिए, सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो अगर सेंट्रिपिटल फोर्स अवेलेबल है, ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स अवेलेबल है, एफसी विच इज एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है, अगर वो अवेलेबल है, ठीक है ना, अगर वो अवेलेबल है
तो उस सर्कुलर पाथ में वो मोशन अपना कंटिन्यू रखेगा, अदरवाइज वो फॉल कर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि अगर आपका मोशन सेंट्रिपिटल फोर्स आपके बॉडी के मोशन को मिल रहा है प्रॉपर, तब वो सर्कुलर मोशन में बना रहेगा, अदरवाइज वो फॉल कर जाएगा। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे आप जानते हो दो बॉडी, अर्थ है, ये सैटेलाइट है, इसका मास मान लेते हैं m है। ठीक है, m है भाई, मास ऑफ सैटेलाइट। तो आप बोल रहे हो कि मास ऑफ सैटेलाइट को कुछ सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। अगर यहाँ पे बॉडी आई तो टुवर्ड्स द सेंटर इसको फोर्स मिल रहा होगा Fc, और इसके ऊपर क्या लग रहा होगा Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या होता है Fg, जी मास ऑफ अर्थ हो गया, मास ऑफ सैटेलाइट हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं, दोनों के लिए सेम ही होगा, r प्लस एच ही कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल R प्लस एच, कैपिटल R प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो ग्रेविटेशनल फोर्स भी टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, और ये जो आपका सेंट्रिपिटल फोर्स भी। तो आप बोल रहे हो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर वही फोर्स आपका सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर जाए, ठीक है, अगर वही फोर्स भैया मेरा सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर जाए, तो क्या बॉडी हमारी मोशन में रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो सैटेलाइट क्यों घूमती है? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, वो किसकी तरह यूज होता है? सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह। और वो क्यों किस काम में आता है? उसको सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए। उस सर्कुलर मोशन के लिए वो क्या करता है? उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि अगर हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाए, देन हम आसानी से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, कि हमारा मोशन सर्कुलर मोशन होगा, सैटेलाइट गिरेगी नहीं, उसी पाथ पे रहेगी। तो आप बोलोगे mv, ये मास ऑफ सैटेलाइट का स्क्वायर अपॉन r प्लस एच का सिंगल है। ठीक है, और फोर्स क्या लग रहा है? जी एम ई इंटू एम एस अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, ये वाला भी पार्ट एक कैंसिल आउट। तो अगर v बोला जाए आपसे, तो अंडर रूट जी एम ई बाई आर प्लस एच, यही वैल्यू आएगी, है ना। अगर आपसे ऑर्बिटल स्पीड, इसको वीओ बोलते हैं भाई, ऑर्बिटल स्पीड आपसे पूछी जाए, ठीक है, तो आपको क्या बतानी पड़ेगी? डिस्टेंस बतानी पड़ेगी। बाकी दो चीजें आपको पता है, वो क्या पता है? ये मास ऑफ अर्थ है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सैटेलाइट। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सैटेलाइट। तो ये हो गई आपकी ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है भाई, कि उस ऑर्बिटल में जो ये स्पीड है ना, ये उस ऑर्बिटल में टेंजेंशियल स्पीड क्या होगी? तो वो ये होगी किस स्पीड से वो घूम रहा होगा। और उसको कैसे हम निकाले हम, कि भाई अगर सर्कुलर मोशन में अगर वो गिर नहीं रहा, इट मीन्स उसे सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रहा होगा, और वो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा? टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। टुवर्ड्स द सेंटर आपका एक ही फोर्स लग रहा होगा, विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आई बात? अगर भाई समझ में नहीं आई, इट मीन्स आपका सर्कुलर मोशन नहीं सही है, तो प्लीज आप जाइए, ठीक है, रिक्वेस्ट है, जाइए देख के आइए, तब चीजें आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलो, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना, इतनी बात कि आप क्या है चीजें। अगर मान लेते हैं जी के रिस्पेक्ट में बात करें, तो वीओ क्या होगा हमारा? जी के रिस्पेक्ट में बात करें तो जी होगा जी एम ई अपॉन आर का स्क्वायर, ऊपर आर का स्क्वायर, ठीक है, ये अंदर ही है, अपॉन आर ई आर प्लस एच। ठीक है, ये है, तो ये वाला टर्म आपका जी हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि अंडर रूट जी इंटू आर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच क्या हो गया आपका? वी नॉट। ठीक है, अगर जी के टर्म्स में आपसे बोला जाए कि ग्रेविटी आपको सरफेस पे दे दी जाए, और आपसे बोला जाए कि ऑर्बिटल स्पीड बताइए एच डिस्टेंस बाद, ठीक है, तो आप बता देंगे। आप तो तेज हो ही भाई, है ना, बता दोगे। चलो अब आगे बात कर लेते हैं हम किसकी? एस्केप वेलोसिटी की। चलो, कितने लोगों को पहले तो ये पता है एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, स्पीड क्या होती है, एस्केप स्पीड क्या होती है? चलिए बताइए आप। ठीक है, आई होप हम लोग का समय भी हो चुका है, तो इसलिए हम एक ये कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद एक प्रॉब्लम मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता दूंगा, उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो।
एस्केप स्पीड क्या होती है? किसको किसको पता है भाई? मैं कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है, चलो मैं कमेंट देख रहा हूँ, किसको किसको पता। तो देखो एक मैं बात कर लेता हूँ, जैसे हमारी बात हुई थी कि स्टार्टिंग में पहले पहले हमने बात की थी कि न्यूटन साहब को एप्पल लगा था, है ना। न्यूटन साहब को क्या लगा था? एप्पल लगा था, ठीक है भाई। देखो एक छोटी सी चीज यहाँ पे भी आएगी, मैं बता दूंगा बाद में, बट अभी छोड़ो उसको, ठीक है। न्यूटन साहब को एप्पल लगा था। जैसे हम स्केप स्पीड की बात करते हैं कि स्केप मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड जहां तक है वहां तक तो अर्थ किसी भी बॉडी को पाएगी, वो खींच लेगी, उसको तुरंत खींच लेगी अपनी तरफ। बट कोई एक ऐसी डिस्टेंस आएगी अर्थ से कुछ डिस्टेंस जहां पे इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाएगी, ये खींच नहीं पाएगी उसको, ठीक है, ये खींच नहीं पाएगी, इसका कोई काम ही नहीं करेगा, है ना, हाथ पैर उसका बंध जाएगा, समझो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो जैसे हम बात कर लेते हैं कि स्केप स्पीड क्या होती है, जैसे हम कोई भी सैटेलाइट फेंकते हैं, कुछ भी फेंकते हैं, ठीक है, तो वो वापस क्यों नहीं आती? अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में रह गई भाई तब तो वो वापस आएगी, ठीक है, तब तो वो वापस आ जाएगी। बट अगर वो उस फील्ड को पार कर जाती है, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड उस पॉइंट पे जीरो हो जाता है, देन वो नहीं आएगी। तो एस्केप स्पीड क्या होती है कि आप किसी भी सैटेलाइट को फेंक रहे हैं, किसी भी मान लेते हैं कोई पत्थर ही फेंक रहे हैं अगर आपसे बोला जाए, है ना, तो आप किस स्पीड से फेंकें कि वो वापस नहीं आए, वही होती है आपकी एस्केप स्पीड, कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, कोई भी बॉडी, ठीक है। ये आपको बाद में पता चलेगा कि वो मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, एस्केप स्पीड मास पे डिपेंड नहीं करता, वो जस्ट किस पे डिपेंड करता है भाई? आप किस स्पीड से फेंक रहे हैं किसी भी बॉडी को। तो एस्केप स्पीड आपकी क्या है कि एक वो स्पीड जिस स्पीड से आप किसी भी बॉडी को अगर फेंकते हैं तो वो फिर से अर्थ के ऊपर वापस ना आके ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के फील्ड को पार कर जाए। तो देखो यहाँ पे छोटा सा एक टर्म लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन तो मैंने बताया हुआ है मोमेंटम का, बट एनर्जी वाला भी आप वर्क एनर्जी पावर इसके बाद जब हम पढ़ेंगे WP वर्क एनर्जी पावर, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी या फिर वर्क एनर्जी पावर, तो उसमें मैं चीजें बता दूंगा, बट अभी ये आपको नहीं पता है। तो ये होता क्या, जैसे इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। कंजर्वेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है भाई कि इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, ठीक है, जो भी जिस चीज का आप कंजर्वेशन कर रहे हो वो जो इनिशियल है वही फाइनल होना चाहिए। तो आप देखो बात कर रहे हो कंजर्वेशन की, मैंने एक चीज यहाँ पे छोड़ दी थी पोटेंशियल वाले में, ठीक है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी बोला जाए, ठीक है, पोटेंशियल सॉरी इसके लिए है ना, पोटेंशियल एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल दोगे मास में जस्ट पोटेंशियल का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? इस बॉडी की, बट वो प्रोवाइड कौन करता है? ये वाली बॉडी, ठीक है। तो छोटी सी बात है, आप समझ लीजिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी इस वाली बॉडी की होती है जो छोटा मास है, बट प्रोवाइड कौन करता है? जिस मास के रिस्पेक्ट में, जिस बॉडी के रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे होते हैं वो बॉडी उसको पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। चलो जैसे हम अर्थ हमको प्रोवाइड करती है, तो आप जैसे अगर अर्थ के सरफेस पे हो, ठीक है, ये मान लेते हैं अर्थ सरफेस पे, यहाँ से आप बॉडी फेंक रहे हो किसी v स्पीड से, मान लेते हैं स्केप स्पीड v मान लेते हैं, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि v से आप फेंक रहे हो तो सरफेस पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी, ठीक है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी विच इज माइनस gm इंटू me इंटू मास ऑफ दैट बॉडी, ठीक है, अपॉन r, यही होगा, प्लस ऑफ हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मैं बता दे रहा हूँ कैसे, स्केप। देखो अब जैसे हम मान रहे हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं हम, तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल, ठीक है। तो फाइनल तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, तभी क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ एक्ट ही नहीं करेगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी जाके वहां पे जाके रुक जाएगी, फिर वो सर्कुलर घूमने लगेगी, या फिर वहां पे स्पेस में आप जानते हो भाई बॉडी मूव नहीं करती है ना, वो बॉडी अपना वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई। अब ड्यू टू अर्थ वहां पे उसका फील्ड ही नहीं है, तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो भी 0 हो जाएगी। तो आप बोल रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी सबका सम क्या होता है, वही आप एनर्जी कंजर्वेशन लेते हो। ये अभी आई होप नहीं समझ में आ रहा होगा, बट आपको समझना भी नहीं अभी,
जब आप वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तब वहाँ पे चीज़ें ये ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो अभी जस्ट इतना आप समझिए कि आपकी जितनी काम की चीज़ें, तो हाफ इंटू मास ऑफ ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है भाई, आप जो बॉडी फेंक रहे हो, ठीक है, इसके स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई इंटू एम अपॉन आर, ठीक है। मास मास कैंसिल आउट, आप देख रहे हो कि बॉडी का मास ये v क्या हो गया आपका 2gme अपॉन आर का अंडर रूट, ये क्या हो गया आपका, ये जस्ट आपकी क्या हो गई एस्केप वेलोसिटी। और अगर आप इसको g करना चाहें g के टर्म्स में इंटू आर अपॉन आर, आर बाई आर से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी अंडर रूट 2gr, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आप रेडियस आपको पता है अर्थ का, अगर अर्थ की बात करें कि अर्थ की सरफेस के लिए इसके वेलोसिटी क्या होगी, तो आप देखिए अर्थ के लिए जो अर्थ की रेडियस है जो जी है, ठीक है, जो जी है, और आपकी जो वेलोसिटी एस्केप है वो क्या आ रही है, विच इज अंडर रूट ऑफ 2gr। आप देख रहे हैं मास का कोई टर्म्स ही नहीं आ रहा है किसी भी बॉडी के लिए, और ये क्या आती है इसकी वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर, मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, हाँ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आर की वैल्यू 64,000 रख लीजिएगा, ठीक है, और जी की वैल्यू 9.8 रख लीजिएगा उसको, बट वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होती है, उसको किलोमीटर में आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो एस्केप वेलोसिटी ये होती है। अब मून के लिए क्या होती है, मून का रेडियस यहाँ पे रख लेना और ये g/6 कर लेना, ठीक है। ये आपका वर्क है, एस्केप वेलोसिटी फॉर मून कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है, मून कैलकुलेट करोगे और कमेंट करोगे, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी फॉर मून कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। और उसके लिए जरूरत क्या पड़ेगी, रेडियस ऑफ मून, और ये g/6 आप पुट कर लीजिएगा g की जगह, g डैश की जगह, ठीक है। चलो अभी प्रॉब्लम की तरफ देख लेते हैं। ये छोटा सा प्रॉब्लम है, आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम क्या दे रहा हूँ, होमवर्क। काफी लोग खुश हो गए होंगे, है ना, कि अब क्लास ओवर होने वाली है, काफी लोग खुश हैं भाई। बट चीजें समझो, अगर जो देखो मैं एक अलाउ करता हूँ आपको हर बार, अलाउ आपके लिए हमेशा है, ठीक है, हमेशा, कि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स आपके आते हैं भाई प्लीज आप पूछ लीजिए, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट समझ लो बड़े भाई का, या फिर टीचर अगर मानते हो टीचर, जो भी समझते हो एक रिक्वेस्ट समझ के इसको आप पूछ लो, ठीक है। जो भी डाउट्स है, डाउट्स नहीं रखने अपने, कि आप एटलीस्ट इतना मान लो कि आप अगर डेटा पर बात कर रहे हो अपना मेरी वीडियो देखने के लिए, तो कुछ तो लेके जाओ, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, होमवर्क। इसके बाद आप कल हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सेशन होगा, ठीक है। टुमारो क्लास में क्या करने वाले हैं भाई, टुमारो क्लास में प्रॉब्लम सेशन, ठीक है, प्रॉब्लम सेशन होगा किस पे, ग्रेविटेशन पे। तो आई होप कि सारे बच्चे, ठीक है, सारे बच्चे पूरा ग्रेविटेशन का 3 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया है, 1, 2 और 3, तो तीनों पार्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है। तीनों पार्ट कवर करके फिर आप कल वाला सेशन ज्वाइन करिएगा, और मेरे से पहले आपको आंसर करना है, ठीक है। मेरे से पहले आपको आंसर करना है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस मुझे इतना पता है भाई कि मेरे से पहले कल वाले सेशन में आपको आंसर करना है, ठीक है। आई होप अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, वाकई में अच्छा लगा हो भाई, तो अटेंडेंस अपनी दे सकते हो, आप अपना सपोर्ट दे सकते हो, अपना प्यार दिखा सकते हो, जस्ट लाइक बटन को हिट करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच अगेन। एंड अगर आप नए हो भाई, तो आपको एनटीएससी के लिए, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, या फिर बोर्ड्स के लिए भी, बोर्ड्स की भी क्लासेस आने वाली हैं, अगर आपके जूनियर आपके कांटेक्ट में हैं तो आप उनको भी बताएं कि आपको चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, सारी चीज़ें अच्छे से मिल रही हैं भाई, प्रॉपर कंटेंट मिल रहा है। अगर आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही उसके ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं, कितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएँ, है ना। चलो, तो वो चीज़ें आप शेयर कर दीजिए, हम लोग के लिए छोटा सा हेल्प कर दीजिए, है ना, इतना छोटी सी हेल्प है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी आपकी मैथ की क्लास है वो भी आप ज्वाइन करें, ठीक है, और घर पे रहें सेफ।